धौलपुर के एक छोटे से गांव में कमाल अपने बीवी और अपने 10 साला बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो अपने बेटे विनय के साथ मुश्किल जिंदगी गुजार रहा था। उसकी बीवी जमींदार के घर काम करती थी और वो खुद किसी और के खेत में काम करता था। वैसे तो सर्दियों में हमेशा दर्जा हरारत -2 डिग्री रहता था, लेकिन इस साल सर्दी के साथ साथ बारिश का कहर भी अपने उरूज पर था, जिसकी वजह से ठंड और बारिश ने बहुत ज़ोर से अपना कहर ढाया। इस वजह से आनंदपुर गांव के लोग बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश से खौफजदा और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग बारिश और ठंड के कहर से सख्त परेशान थे। देख रही हो पूजा, इस साल कितनी ज़्यादा ठंड और बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश और ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैरों में ठंड के मारे जकड़न होने लगती है। इतनी ज़्यादा ठंड और बारिश में तो घर से बाहर निकलने का दिल भी नहीं करता। न जाने इस साल की सर्दी कैसे कटेगी। हाँ कमाल, इस साल तो ठंड के साथ साथ बारिश भी अपना कहर ढा रही है। न जाने हम गरीबों का क्या होगा। अब्बू, मैं भी आज आपके साथ खेत पर जाना चाहता हूँ। मुझे भी देखना है कि आप खेत पर कैसे काम करते हैं। नहीं वैने, बाहर बहुत ठंड है। इतनी सर्दी में बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम अपनी अम्मी के साथ घर पर ही रहो। घर के अंदर रहोगे तो महफूज और गर्म रहोगे। ठंड में बाहर घूमना सही नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और बाहर मत जाओ। नहीं अब्बू, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। ले चलो ना मुझे भी। अम्मी, अब्बू से कहो ना कि मुझे भी खेत पर ले जाएं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है और आपकी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। विनय बेटा, जिद मत करो, बाहर बहुत ठंड है और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा सकें। एक तो वैसे भी मालिक ने इस महीने के पैसे नहीं दिए हैं। न जाने इस हफ्ते घर का राशन कैसे आएगा। इसीलिए मेरी बात मानो और घर के अंदर ही रहो। पूजा, ये क्या सुन रहा हूँ? राशन खत्म हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं बताना चाहती थी, लेकिन हर बार तुम्हारी परेशानियां देखकर रुक जाती। घर में आटा बस 2 दिन का बचा है, दाल तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और सब्जियां तो पिछले हफ्ते से घर में नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद सेठ जी परसों तक पैसे दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने कुछ नहीं कहा। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या खाएंगे? ऊपर से अगर विनय बीमार पड़ गया तो हालत और बिगड़ जाएगी। कल सुबह मैं सेठ जी से बात करने जाऊंगा। पूजा और कमाल ने तय किया कि अगला कदम सरदार जी से मदद मांगने का होगा। उनके बस यही कोशिश थी कि किसी तरह खानदान को इस बुहरान से निकाला जाए। सर्दी और भूख की मार से परेशान कमाल ने सरदार जी से मदद मांगने का फैसला किया। उसने पूजा और विनय को घर पर रहने को कहा और खुद सरदार जी के घर की तरफ चल। सरदार जी, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में राशन खत्म हो गया है। ठंड और बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ मदद कर दें तो खुदा आपका भला करे। कमाल, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ही समझो। तुम गरीब लोगों की आदत हो गई है, जब मन किया चले आते हो भीख मांगने। ऐसा मत कहिए सरदार जी। मेरा खानदान 2 दिन से भूखा है। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। बस कुछ दिनों का राशन मिल जाए। चुप कर। गरीब हो तो अपनी गुर्बत में जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, निकलो यहाँ से। कमाल भारी मन से सरदार जी के घर से लौट रहा था। आसमान में बादल और गहरे हो गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ते में कमाल पूरी तरह से भीग गया। सर्द हवा और बरसते पानी ने उसे और भी कमजोर कर दिया। कांपते हुए कदमों से वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर कमाल ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने गीले कपड़ों में ही लेट गया। थकन और मायूसी से घिरा कमाल फौरन सो गया, गोया उसके पास अब सोचने की ताकत भी न बची हो। अगली सुबह जब पूजा कमाल को जगाने गई तो उसने देखा कि कमाल बिल्कुल पुरसुकून पड़ा हुआ था। बार बार आवाज देने पर भी कमाल ने कोई जवाब नहीं दिया। कमाल, उठिए, देखिए सूरज निकल आया है। कमाल जी, आप सुन रहे हैं ना? उठिए ना।
लेकिन कमाल हमेशा के लिए पुरसुकून हो चुका था। ठंड और भूख ने उसकी जान ले ली थी। पूजा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। ए खुदा, ये क्या हो गया? हमें किसके सहारे छोड़ दिया आपने? पूजा और उसका बेटा विनय गहरे सदमे में डूब गए। विनय अपने वालिद की याद में मुसलसल रो रहा था। अब ना उनके पास खेत था, ना पैसा और ना ही घर में राशन। हर पल कमाल की याद उन्हें सताती रहती। भूख और ठंड ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। एक दिन जमींदार अपने 2 नौकरों के साथ पूजा के घर पहुंचा। जमींदार साहब, आप यहाँ? कुछ कहिए, क्या बात है? बात यह है पूजा कि तुम्हारा कर्ज अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले ही 7 दिन का वक्त दिया था और अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। जमींदार साहब, हमसे जो बन पड़ता है हम कर रहे हैं, पर अभी तक पैसे नहीं जमा कर पाए। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। पूजा, मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का वक्त देता हूँ। अगर 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जमींदार के ये कहते ही पूजा का दिल जैसे टूट गया। उसका शौहर पहले ही उसकी जिंदगी से जा चुके थे। अब वो अकेली थी और हालात से लड़ने के लिए मजबूर। पूजा घर के कोने में बैठी सोच रही थी कि अब क्या करेगी। उसकी आंखें बार बार अपने सुनसान घर और टूटे हुए दिल की तरफ चली जातीं। तभी एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर पूजा की बचपन की सहेली सोनिया खड़ी थी। सोनिया, जो बरसों पहले उस गांव को छोड़ शहर चली गई थी, अब वो एक अमीर औरत बन चुकी थी। पूजा उसे देखकर हैरान रह गई। सोनिया दीदी, आप यहाँ इतने सालों बाद? हाँ पूजा, मुझे तुम्हारे हालात के बारे में पता चला। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। दीदी, मैं बहुत मजबूर हूँ। जमींदार ने 7 दिन का वक्त दिया है कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन मेरे पास ना खेत है ना पैसा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोनिया ने फौरन अपने पर्स से एक मोटी रकम निकाली और पूजा के हाथों में रख दी। पूजा, ये पैसे लो। तुम्हारी माँ को मैं अपना खानदान मानती थी और तुम मेरे लिए बहन जैसी हो। जाकर जमींदार का कर्ज चुका दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीदी, आपने मुझे और मेरे खानदान को नई जिंदगी दी है। मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। अगले ही दिन पूजा जमींदार के घर पहुंची और कर्ज चुका दिया। जमींदार ये देखकर हैरान रह गया। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये मेरे खानदान के लिए किसी फरिश्ते का तोहफा है। आपको आपके पैसे मिल गए ना, बस अब मुझे चैन से जीने दीजिए। इतना कहकर पूजा ने वहां से विदा ली। पूजा ने अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसों से एक समोसे की दुकान शुरू की ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। ग्राहकों के अच्छे ताउन के सबब उसकी आमदनी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद पूजा का बेटा विनय अब बड़ा हो गया था। एक दिन वो घर आया और उसने फख्र से कहा, अम्मी, अब से आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अब एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO बन गया हूँ। अब आप बस आराम करें। बेटा, आज तूने मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए हैं। मुझे तुझ पर फख्र है। आखिरकार पूजा और उसके बेटे की जिंदगी खुशहाल हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आई है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए।